जी समीर। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rana Kamran Mahmood. I am leading BCPS lectures, and today we are going to start with Dr. Bilal with chronic care in cardiology. Dr. Bilal, he's a PharmD pharmacist from Pakistan, and recently he has passed BCPS, and he is working in SKMC Abu Dhabi. So today we will start with Dr. Bilal. So Dr. Bilal, it's up to you. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक केयर इन कार्डियोलॉजी। अगर पुरानी बुक देखें तो उसमें एक्यूट केयर पहले था, इसमें क्रोनिक केयर पहले है, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हर एक जो कंडीशन है वो यूनिक है हार्ट की, के आप उन्हें इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। कुछ कॉमन फंक्शन है हार्ट के जो कि अफेक्ट होते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक डिजीज़ में। तो इसमें जो है वो मोस्टली क्रोनिक प्रॉब्लम जो हार्ट की होती हैं वो इस चैप्टर में जो उन्हें एड्रेस किया गया है। पहले डिस्क्लोजर है, I have not received any financial or commercial funding or support for today's session. No commercial trade names are used in today's session. No specific conflict of interest. I have no financial relationship to disclose, and I will not discuss off-level use, investigational use in my presentation. I will discuss following of. There is no any following anyway. So पहले क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर हमारा पहला टॉपिक है, तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, जो कार्डियक पैरामीटर्स यूज़ होंगे, जो कार्डियक फंक्शन यूज़ होंगे, उन्हें पहले मैं इसलिए डिस्कस कर लूँ ताकि उनके बारे में हमें पता होगा तो आगे हम लोग उनकी पैथोफिजियोलॉजी समझने में, उनकी प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो ब्लड का प्रेशर होता है बेसिकली अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, उन्हें ब्लड प्रेशर, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, जो कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट के जब हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा होता है तो एक दफ़ा बीट करता है, उसमें से कुछ वॉल्यूम बाहर निकलता है ब्लड का। जितना भी एक बीट से बाहर निकलता है वॉल्यूम, उसे हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और मतलब जितना भी वॉल्यूम उस ड्यूरेशन में पंपिंग के दौरान बाहर कार्डियक से निकल रहा होता है, वो कार्डियक आउटपुट होता है। अगेंस्ट सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जितनी जो कि आर्टरीज होती हैं पूरी बॉडी की, वो आगे जो रेजिस्टेंस उसे कर रही होती हैं ब्लड को उसके फैलने में, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, जो विद द पैसेज ऑफ एज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाती है, तो ये एक रेजिस्टेंस होती है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ब्लड प्रेशर आ जाता है। आगे कार्डियक आउटपुट आगे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, दूसरा हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि एक बीट में एक दफ़ा जब हार्ट पंप करता है तो कितना ब्लड बाहर निकालता है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। उसे मल्टीप्लाई करें हार्ट से तो ये कार्डियक आउटपुट हो जाता है। कुछ स्टैंडर्ड हैं कि कार्डियक आउटपुट है वो 5 to 8 लीटर होता है पर मिनट, ये हेल्दी हार्ट में। कार्डियक इंडेक्स जो है वे 2.2 to 3.8 लीटर पर मिनट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स ये नहीं यूज़ होगा। टोटल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ये 40 to 76% होता है। इसमें आगे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन को ज़रा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि एक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है आगे कि ये स्टैंडर्ड कितनी होती है। यूजुअली हम लोग इसे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पैरामीटर्स हैं कि ये कैसे डील कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। फिर प्री लोड है, आफ्टर लोड है। प्री लोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इसे कहते हैं, कि known as ventricular and diastolic pressure in the amount of ventricles। मैं इसे ज़रा कर दूँ। अच्छा, known as ventricular and diastolic pressure in the amount of ventricular stretch at the end of diastolic, it is related to ventricle filling। preload वो वाला बेसिकली ये
प्रेशर होता है जो कि हार्ट मैक्सिमम जब डायलेट कर जाता है, तो उस वक़्त इसे मेजर करते हैं, तो इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं कि जिस वक़्त मैक्सिमम डायलेट हो गया हुआ उस वक़्त हार्ट के अंदर वॉल्यूम कितना है। वो प्रीलोड से और उसमें जितना उसका प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आफ्टर लोड इज़ द फोर्स लोड अगेंस्ट व्हिच द हार्ट हैज़ टू कॉन्टैक्ट टू इजेक्ट द ब्लड। आफ्टर लोड आप समझ लें कि जिस वक़्त हार्ट पंप करता है और जो वॉल्यूम बाहर आता है उसके वेंट्रिकल से, जो ब्लड का, उसे जो आगे फेस करनी पड़ती है रेजिस्टेंस टू गो इन द आर्टरीज, वो आफ्टर लोड होता है। तो इन इन दो प्री लोड और आफ्टर लोड को काफ़ी डिस्कस किया जाएगा इसमें। बेसिकली अगर आप वॉल्यूम से ही याद रख लें तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि बेसिकली वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम है प्री लोड पर्टिकुलरली, जो कि एंड डायस्टोलिक, जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस और उस वक्त हार्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट में है हार्ट फेलियर कब होता है, कि कब हार्ट फेल हो जाता है कि वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। Heart failure is a complex clinical syndrome caused by any structural or functional cardiac that impairs the ability of the ventricles to fill or eject the blood. इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि एक ये भी है कि हार्ट पूरी तरह से ब्लड पंप नहीं कर रहा, मीन्स हार्ट से पूरी तरह से ब्लड बाहर नहीं आ रहा। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि पहले हार्ट के अंदर ब्लड जा ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर जाएगा तो बाहर आएगा। कि अगर सही तरह जो कि 5 टू 8 लीटर है, उसकी जगह 2 लीटर अंदर जा रहा है तो 2 लीटर ही बाहर आएगा। तो इसको इजेक्शन फ्रैक्शन में हम लोग फिर मेजर करते हैं। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन मींस दैट कि हार्ट के अंदर ब्लड है लेकिन बाहर ब्लड नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। इजेक्शन फ्रैक्शन ये नीचे उसका फार्मूला भी है। दूसरी टाइप जो हार्ट फेलियर की होती है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। इसका ये मतलब होता है कि हार्ट के अंदर जितना ब्लड है वो उसमें से मैक्सिमम बाहर दे रहा होता है। कि ये जिस वक्त इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से लेस होता है उसे रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, और जिस वक्त इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा होता है तो उसे प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। 41 टू 49% तक वो बॉर्डर लाइन में आ जाता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, ये इसमें पिक्चर में भी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को कि एक दफ़ा बीट करने से जितना ब्लड बाहर आ रहा है उसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं कि हार्ट के अंदर कितना ब्लड था। कि लाइक अंदर 10 लीटर फर्ज है कि अंदर 10 लीटर ब्लड था, उसमें से 5 लीटर बाहर आ गया, तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक वॉल्यूम 5 है डिवाइडेड बाय 10 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 को अगर हम लोग करें तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.5, आगे उसे 100 से मल्टीप्लाई तो 50% आ जाएगा। इसका मतलब इट्स डूइंग वेल। लेकिन अगर 100 अगर ब्लड जो बाहर आ रहा है मतलब आना ज़्यादा चाहिए और पहले अंदर ही कम जा रहा है, तो वो सारे का सारा बाहर फेंक देगा, इजेक्शन फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगा। लेकिन उसका जो है स्टैंडर्ड एक होना जो चाहिए हार्ट का फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, इसलिए फिर इसे प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में कह देते हैं कि इसका आल्दो के इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक है जो कि 40 से ज़्यादा है, लेकिन वो हार्ट फिर भी परफॉर्म वेल नहीं कर रहा क्योंकि उससे परफ्यूजन नहीं हो रही, जितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है उससे बॉडी के ऑर्गन जो है ना वो परफ्यूज नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि वो भी दूसरी तरह की हार्ट फेलियर होती है। तो नेक्स्ट पे जो नॉर्मल फंक्शन होता है कार्डियक का उसमें ये है कि रिड्यूस 40% से लेस है तो रिड्यूस्ड है, ये नॉर्मल जो हार्ट परफॉर्म कर रहा होता है। बॉर्डर लाइन में आ जाता है 41 टू 49, जो नॉर्मल होता है वो 50 टू 70% पम्प्ड आउट ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन होता है अगर आप रिजर्व इजेक्शन अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो, क्योंकि हार्ट फेलियर में भी 50 टू 70% बाहर आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो कम होता है क्योंकि टोटल वॉल्यूम कम हुआ होता है जो कि बाहर ब्लड से स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन इसे बेहतर कर देगा, जैसे कि प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है।
रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में आपके वेंट्रिकल लार्ज हो जाते हैं, ब्लड अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम आ रहा होता है, क्योंकि उससे सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में अगर आप रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन में देखें कि अंदर ब्लड ही कम जा रहा है, अगर जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ जाएगा, चाहे 100% उसकी वो हो जाए स्ट्रोक वॉल्यूम बाय अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100% भी हो जाए, लेकिन अंदर 2 लीटर जा रहा है, 2 लीटर ही बाहर आ रहा है, रादर देन के अंदर 10 लीटर जाए और 7 लीटर बाहर आ जाए, तो 7 लीटर और 2 लीटर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसे फिर दूसरी किस्म के हार्ट फेलियर को प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेलियर कह देते हैं, क्योंकि अंदर वॉल्यूम ही कम जा रहा होता है। अच्छा, अब पहला है क्लिनिकल केस हमारा कि विच ड्रग दैट डीजे जीटे JT from patient case to currently taking would be the best to discontinue for the heart failure with reduced ejection fraction. एक पेशेंट है, कोई मेडिसिन ले रहा है, एस्टामिनोफेन, सर्टालिन, सेलोस्टाजोल, लेवोथ्रोक्सन, तो किस रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि उसका हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर रहा, फ्लॉपी हार्ट है, रादर देन के थिक हार्ट होने के बजाय पंप पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी इजेक्शन फ्रैक्शन पूरा है लेकिन हार्ट फेलियर है। लेकिन दूसरी तरह की फ्लॉपी हार्ट है, पूरा पंप नहीं कर रहा, वॉल्यूम अंदर ज़्यादा है, तो कौन सी इनमें से मेडिसिन उसे अफेक्ट करेगी? अगर देखें तो एस्टामिनो, अगर रूल आउट करना शुरू करें, एस्टामिनो पैरासीटामोल तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हार्ट फेलियर में, क्योंकि एनसेड दे नहीं सकते, कभी पेन है तो एस्टामिनोफेन देते हैं, सर्ट्रालिन का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। सेलोस्टाजोल एक है फास्फोडाइएस्टेरेज 5 इनहिबिटर, ये टैकीकार्डिया करती है, और फिर लास्ट में लेवोथायरोक्सिन है, ये वैसे भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करती है। अगर देखें सेलोस्टाजोल, इसका साइड इफेक्ट है, ये टैकीकार्डिया करती है। तो अगर फ्लॉपी हार्ट है, पहले ही वो पूरा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, अगर टैकीकार्डिया करना शुरू कर देगा, तो इसका ये मतलब होगा कि उसे वो वाली स्ट्रेंथ और भी जो एक हार्ट बीट करते हुए 80 बीट्स कर रहा है, तो उसे टाइम मिलता है कॉन्टैक्ट करने के लिए पूरा। अगर वो सेलोस्टाजोल से देंगे, तो वो हार्ट फ्लॉपी हार्ट है, वो टैकीकार्डिया करना शुरू कर देगा कि इनकम्प्लीट बीट्स होंगी, बीट्स नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाएंगी, पूरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो इस ऐसे बंदा है जिसको हार्ट फेलियर ड्यू रिजेक्शन फ्रैक्शन हो, तो ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जो कि टैकीकार्डिया करेगी। तो ये अगर कोई इस तरह का केस हो तो कोशिश करें रोल आउट करना शुरू करें कि कौन कौन सी मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है, बाकी की जो चॉइस रह जाती है फिर उसमें आप उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से डिसाइड कर सकेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में अगर आए, जिस वक्त एक्चुअली अब पंप जो है ना वो ब्रेक डाउन हो गया। अब देखें कि वो पंप पूरा वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल रहा, कि हार्ट जो एक पंप है वो पूरा वॉल्यूम बाहर ऑर्गन्स को नहीं दे रहा। उसके नतीजे में उसको फुलफिल करने के लिए जो मैकेनिज्म काम करेंगे, बेसिकली वो हार्ट फेलियर को और वर्स कर देते हैं। इसलिए हम लोग इन दो मैकेनिज्म, बेसिकली ये दो मैकेनिज्म होते हैं, जिस वक्त कोई बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड पूरा नहीं जा रहा, परफ्यूज नहीं हो रहे, तो वो दो मैकेनिज्म नेचुरली एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो नेचर ने वो सिस्टम में रखे होते हैं कि अगर कोई पेशेंट, अगर कोई बंदे का वॉल्यूम कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, या हेमोरेजिक कहीं स्टार्ट हो जाए, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए, तो ये दो सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं खुद ही सेंस करके ऑटोमेटिकली कि बॉडी में ब्लड कम है, इसलिए ऑर्गन परफ्यूज नहीं हो रहे। लेकिन इस सिचुएशन में बॉडी में ब्लड पूरा होता है, लेकिन वो पंप ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके लिए बॉडी डिजाइन नहीं होती। तो उसके दो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला मैकेनिज्म किडनी के थ्रू एक्टिवेट होता है, जो कि रास एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है। दूसरा मैकेनिज्म जो होता है वो सीएनएस के थ्रू एक्टिवेट होता है, और ये जो इसमें नॉरएपिनेफ्रिन और ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन सारी हो जाती है। तो इन बेसिकली हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हम इन दो मैकेनिज्म को स्टॉप करते हैं पहले, ताकि ये और सिचुएशन को वर्स ना करें, जो कि नेचुरली डिजाइन मैकेनिज्म थे एक नेचुरल कंडीशन के लिए, जो कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, और या फिर ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ब्लड लॉस हो गया हुआ है और बॉडी ये फील कर रही है उन्हें ब्लड कम है, लेकिन इसमें ब्लड ऑलरेडी ज़्यादा होता है मोस्टली। तो हम इन दोनों मैकेनिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे अपनी थेरेपी में। एक तो रेनियन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, दूसरा
ये जो हमारी तरफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज वगैरह ज़्यादा होगी उसको ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अगर ये होंगे ये सिचुएशन को और वर्स कर देंगे, जो कि अगर नेचुरल कोई सिचुएशन ऐसी होती कि डिहाइड्रेशन की सिचुएशन है या ब्लड लॉस हो गया तो उसमें ये हेल्पफुल होते हैं ये दोनों मैकेनिज्म। नेक्स्ट है ये क्लासिफिकेशन है कि जिस वक्त हार्ट फेल होता है तो वो किस क्लास में कैटेगरी में और किस क्लास में आ रहा होता है। बेसिकली दो हैं, एक ये दोनों की बेस पे ट्रीटमेंट होता है। तो ये दोनों ही, एक नेहा है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की, दूसरी अमेरिकन कार्डियोलॉजी कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की है। तो पहले एक को देख लेते हैं। ए साइड में जो है एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, अभी हार्ट फेलियर हुआ नहीं है लेकिन हाई रिस्क हैं, उसके कुछ इस तरह के फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं जो कि शो कर रहे हैं कि अगर ये फैक्टर्स चेंज ना हुए तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। सेकंड जो है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है बट विदाउट साइंस ऑफ सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में सारे ये आ जाता है कि कोई हार्ट को डैमेज हो गया हुआ है, लाइक एमआई हुआ है, उससे हार्ट का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, उस तरह से जो स्ट्रेंथ फोर्स हार्ट की होनी चाहिए वैसे वो नहीं है। लेकिन अभी भी उसको सिम्टम नहीं है हार्ट फेलियर के कि जितना अगर ब्लड उसे मिल रहा है उससे बॉडी के ऑर्गन परफ्यूज हो रहे हैं, चाहे वो 7 लीटर से ड्रॉप होकर 6 लीटर पे आ गया, पूरी वो अभी रेंज में है, जो कि कार्डियक आउटपुट है। सी में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आ जाती है विद प्रायर और करंट सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में ये सारी फिर आ जाएंगी कि हार्ट फेलियर उसमें एमआई हुआ है उसे, कोई अगर उसे आर्टरियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम था, कोई वेंट्रिकुलर किसी तरह से कोई डैमेज हुआ है, तो कोई एंडोकार्डाइटिस की वजह से या किसी वजह से, तो वो उसमें हाँ ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में चीज़ें आ जाएंगी। नीचे है रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर कैटेगरी डी में आता है, इसके लिए सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, और इसके अलावा और इसकी कोई सिचुएशन कोई नहीं होती। जो मेडिकल थेरापी जो होती है वो इससे सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत हेल्प होती है, लेकिन उसके लिए एंड सोल्यूशन यही होता है। दूसरी तरफ नेहा फंक्शनल क्लास में ये ज़्यादातर यूज़ होती है। इसमें फर्स्ट में तो नो सिम्टम्स होते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, हार्ट फेलियर होता है लेकिन सिम्टम कोई नहीं होते, जैसे कि क्लास सी में ये, लेकिन आएगा क्लास सी में क्योंकि इनको हार्ट फेलियर शुरू हो गया हुआ है। बी में सॉरी, फर्स्ट बी में आ जाएगा, सी में भी कई दफ़ा आ जाता है, लेकिन उनके कंपैरिजन में ये बी और सी में दोनों में फॉल करेगी उनकी फर्स्ट क्लास के। इसमें नो लिमिटेशन फिजिकल एक्टिविटी, लाइक एक बंदा है वो ग्रोसरी करता है जाके, मतलब डेली की सारे वो काम कर लेता है, लेकिन उसे ऑफिस भी चला जाता है, सारे काम करता है, उसे कोई लिमिटेशन नहीं है फिजिकल एक्टिविटी में के हार्ट फेलियर में। न क्लास 2 में स्लाइट लिमिटेशन हो जाती है कि वो रूटीन के काम कर लेगा, बैकयार्ड में चला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो रूटीन और फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स वगैरह वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। थोड़े बहुत काम, स्लाइट लिमिटेशन हो जाएगी उसके फिजिकल एक्टिविटी में। थर्ड में मार्क लिमिटेशन है कि वो सिर्फ घर पे रहेगा, अपने मतलब इंडिपेंडेंट होगा लेकिन घर पे रहेगा। मार्क लिमिटेशन के आप ज़्यादा वो काम बाहर जाके एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, मार्केट नहीं जा सकता। फोर में सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एट रेस्ट, मतलब इवन वो घर में बैठा भी हुआ तो उसे रेस्ट होगा, तो रेस्ट पे भी सिम्टम्स आएंगे। अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। यूजुअली ये लास्ट स्टेज होती है, इसका भी सोल्यूशन वही होता है कि या वो डिफिब्रिलेटेड डिवाइस डाल देते हैं या फिर जो है हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। इसका जैसे कि मैंने उसमें बताया कि हार्ट फेलियर को ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर देखें तो बॉटम लाइन से स्टेज ए शुरू हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स रिडक्शन, रिस्क फैक्टर जितने हैं हार्ट फेलियर के आप उन्हें रिड्यूस कर दें, जो अल्कोहल स्मोकिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्दी डाइट है वो शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, ये रिस्क फैक्टर स्टेज एज में रिड्यूस करने चाहिए। नंबर 2 पे ट्रीट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, एज सम इन पेशेंट्स। ये जो रिस्क फैक्टर ये भी आ जाते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, डिस्लिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें ट्रीट करनी चाहिए। मतलब अभी तक हार्ट फेलियर का भी सिम्टम नहीं है लेकिन वो हार्ट फेलियर में जा सकता है, जिसको स्टेज बी में आ जाता है, इधर क्लास 1 शुरू हो जाती है, उस वक्त एस और आप्स, ये एस इनहिबिटर जो लोग ये
कर ना सकें क्योंकि ब्रैडिकाइनिन की वजह से कफ होती है, वो आर्ब्स पे जा सकते हैं, उसमें कम है कफ की रेशो। तो साथ बीटा ब्लॉकर, क्योंकि दोनों जिस वक़्त सिम्पटम आ जाए दोनों पाथवे को आपने स्टॉप करना है। एक आप एस दे के आप उन्हें रेनिन वाला सिस्टम ब्लॉक करेंगे, बीटा ब्लॉकर दे के दूसरा सिम्पैथेटिक आउटफ्लो वाला। स्टेज सी में एएस इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर इन ऑल पेशेंट में शुरू कर देते हैं जिनको भी स्टेज सी में सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। कोई इसमें ये नहीं होता कि किसी को कोई चूज एंड पिक एंड चूज वाली ऑप्शन है, क्योंकि दो हैं फिजिकल पैथोफिजियोलॉजी के पाथ, दोनों को स्टॉप करना पड़ेगा। इनमें किसी भी वक्त अगर, क्योंकि डायूरेटिक तो हाइपरटेंशन में भी ऐड किए होते हैं, किसी भी वक्त अगर वॉल्यूम ओवरलोड हुआ हो तो उसमें डायूरेटिक्स ऐड कर देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इसी स्टेज में भी सी में ही डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन और डायूरेटिक डाइजॉक्सिन ऐड किए जा सकते हैं। डाइजॉक्सिन का भी बेसिकली ये रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की में ऐड करते हैं डाइजॉक्सिन। इसका भी मकसद यही होता है कि हार्ट रेट कम करे। हार्ट रेट कम होगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा और कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम होगा। बाकी के ऊपर की दूसरी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन होती है, कि जैसे कि ये कार्डियक डिफिब्रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में भी वो यूज़ करते हैं कि अगर हार्ट की सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं है तो उसमें वो उसे यूज़ कर सकते हैं। रिवेस्कुलराइजेशन मिट्रल वाल्व सर्जरी, कोई अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उन्हें फिक्स करें ताकि हार्ट को जो प्रॉपर फंक्शन है वो शुरू हो। बाकी के ऐसे ही है कि स्टेज डी में जाकर आइनोट्रॉप्स देने पड़ते हैं कि उस वक़्त और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है क्लिनिकल केस हमारा दूसरा, कि इसको भी देखेंगे कि हार्ट फेलियर को कैसे इन लोगों को ये डील कर लें। JM is 65 years old woman with a history of hypertension and poor medication adherence, who presents to her primary care physician with shortness of breath, and markedly decreased exercise tolerance. एक्सरसाइज टॉलरेंस डिक्रीज की है तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है। मतलब जिस वक्त भी कोई एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो रही है तो इसका मतलब है कि ही हैज रिड्यूस्ड the physical activity. Then you can classify this one. It will like fall in class 2. There is because in class 1 there is no limitation. In class 2 there is marked limitation. There is limitation. सो इसमें एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है तो ये इसमें सिम्टम है। आप बाकी आगे देख के और मजीद देखा जा सकता है। एन इकोकार्डियोग्राम रिवील्स दैट लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन इज 65%। अगर आप देखें कि अब इसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 65% है, हालांकि हार्ट फेलियर में हमने देखा हुआ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन तो 40 से कम होता है, हालांकि इसका ज्यादा है। विद डायस्टोलिक डिसफंक्शन उन्होंने आगे खुद भी लिख दिया कि उसका हार्ट डायस्टोल ही नहीं हो रहा पूरा। डायस्टोल होगा तो अंदर ब्लड जाएगा, ब्लड अंदर जाएगा तो बाहर आएगा। JM medication includes extended release nifedipine 60 milligram 90 milligram per day and hydrochlorothiazide 25 milligram per day. Her vital signs include BP 128 78 ऑलमोस्ट ठीक है। हार्ट रेट 98 बीट्स पर मिनट। अगर आप देखें कि ये 98 बीट्स पर मिनट ये थोड़ी सी बल्कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, पर्टिकुलरली एक पेशेंट का जिसका डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो हार्ट रेट उसका 98 बीट्स पर मिनट पे है। तो इसका मतलब है कि उसे सही तरह से कॉन्टैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। हर लंग फील्ड्स आर क्लियर टू ऑस्कुलेशन and there is no evidence of systematic congestion. The volume overload नहीं है, ये volumic patient है। Which best pharmacological management for JM? Discontinue extended release nifedipine and initiate diltiazem। एक ऑप्शन ये है कि diltiazem अब nifedipine क्योंकि इफेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन कर रही होती है, उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है, क्योंकि इसका हार्ट पे इफेक्ट नहीं होता। हार्ट का जो इफेक्ट करती है diltiazem करती है, और दूसरी एक है और मेरे ज़हन में नाम नहीं है। अच्छा, डिसकंटिन्यू हाइड्रोक्लोरोथायज़र इनिशिएट फ्यूरोसेमाइड 40 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। हाइड्रोक्लोर क्योंकि यूवाल्मिक पेशेंट है, उन्होंने पहले कह दिया कि उसमें कोई एविडेंस नहीं है कंजेशन की, तो ये फ्यूरोसेमाइड पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी
उस वक्त स्विच करते हैं जिस वक्त किडनी फेलियर भी हो साथ, क्योंकि हमने मेरा ख्याल लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जिस वक्त लास्ट स्टेज किडनी स्टेज होता है उस वक्त फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक पे स्विच कर देते हैं। उससे पहले हाइड्रोक्लोरथायजाइड ही रहता है, तो ये भी उसको ज़रूरत नहीं है। बीसीपीएस में आपको एक चैप्टर पढ़ने से दूसरे चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप अगर कार्डियोलॉजी के चैप्टर, किडनी डिजीज़ के चैप्टर ये सारे पढ़ते हैं और साथ आईसीयू वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सारों की डाटा जो है ना वो शेयर हो रहा होगा। लाइक ये एक क्वेश्चन जो है ना आपका है। तीसरा ऑप्शन है इनिशिएट डाइजॉक्सिन 0.1 to 5 मिलीग्राम पर डे। चौथी है एड लाइसिनोप्रिल 5 मिलीग्राम पर डे। कि इसमें अब हमारे पास जो है इसमें से बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रही है कि डिसकंटिन्यू, क्योंकि पहले नंबर पे रूट काज को ख़त्म करें कि रूट काज क्या है, उसका नफेडिपिन है रूट काज कि वो टैकीकार्डिया कर रहा है। तो अगर आप उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे, पहले तो रूट काज को करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडली अगर आप साथ डिल्टायाज़म ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हार्ट को पूरा टाइम मिलेगा पंप करने का ब्लड को आउट ऑफ ब्लड, क्योंकि ये प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का पेशेंट है। तो इसमें इसकी ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा वैलिड है। नेक्स्ट आर्टियल फिब्रिलेशन का है हमारे पास टॉपिक। इसमें Dr. Bilal, we will take a break just before starting the next chapter. जी In the जी सर। meanwhile, some students have the answer with the C and the D. Can you explain when will be the answer C will be correct and when the answer D will be correct? जी हाँ, अब अच्छा किया इन्होंने पूछ लिया कि मैं एक मिनट बैक स्लाइड पे जाता हूँ जरा। सी सी होता सिचुएशन करेक्ट होनी थी अगर ये बंदा नफेडिपिन ना ले रहा होता और ये बंदी नफेडिपिन ना ले रही होती, तो आप सी दे सकते थे शुरू पे ही। अगर इसने ये लिखा हो कि डिसकंटिन्यू नफेडिपिन एंड स्टार्ट द डाइजॉक्सिन, फिर भी आप सी ठीक कर सकते हैं कि क्योंकि रूट काज मैंने जैसे कहा कि उसका टैकीकार्डिया का वो नफेडिपिन है, आपको नफेडिपिन डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो और किसी ऑप्शन में नफेडिपिन डिसकंटिन्यू करने के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए जो है सबसे पहले नंबर पे आपने और फिर जो डी है वो अगर ये रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का पेशेंट होता तो फिर हम लेजिनोप्रिल ऐड करते, वो ज़्यादा अच्छा होना था रादर देन प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन का। तो वैसे भी अगर लेजिनोप्रिल का अगर हम पूरे केस सिनेरियो में देखें, लेजिनोप्रिल का जो होगा वो वॉल्यूम से भी ज़्यादा रिलेटेड होता है कि अगर वॉल्यूम ओवरलोड हुआ हुआ है तो उसमें भी वो हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर इसमें तो उसका यू वॉल्मिक है तो ऑलरेडी उसे लेजिनोप्रिल ऐड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 5 मिलीग्राम की शुरू में ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसे सबसे पहले नफीडिपिन को स्टॉप करने की ज़रूरत है, तो इसलिए जो है वो ए इसलिए करेक्ट है मेरा ख्याल। आगे चल और नफीडिप लाइजोनोप्रिल को अगर ऐड भी करेंगे तो हार्ट रेट को तो नहीं वो कंट्रोल करेगा जो है लाइजिनोप्रिल। बेसिक प्रॉब्लम हार्ट रेट में है, तो इस वजह से सिर्फ आंसर ए करेक्ट है। चलें आगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा, अगला हमारा है आर्टियल फिब्रिलेशन का टॉपिक। आर्टियल फिब्रिलेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में तो कोई सिम्टम नहीं होते। सिम्टम अगर आर्टियल फिब्रिलेशन हो रही है और ब्लड अपना काम पूरा कर रहा है कि उसमें से इतना ब्लड निकल रहा है कि वो ऑर्गन्स को परफ्यूज कर रहा है, तो फिर उसे कोई सिम्टम्स नहीं होंगे यूजली अनटिल अनलेस बहुत सीवियर आर्टियल फिब्रिलेशन हो। अगर फिब्रिलेशन सीवियर हो गई तो उसका फंक्शन भी कंप्रोमाइज हो जाएंगे। आगे जो सिम्टम आ सकते हैं, पल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, डिस्पनिया है, फटीग है, लाइट हेडेडनेस है। ये सिम्टम्स जिस वक्त हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उस वक्त ये क्लियर हो जाएंगे कि ये सिम्टम्स क्यों आते हैं। रेयर सिम्टम थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हैं, वो भी आगे जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। बेसिक जो नॉर्मल है हार्ट रेट और हार्ट के फंक्शन तो ये होता है कि साइनस नोड जो है उससे एक ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल करंट जो कि पूरे हार्ट में पूरे पहले आर्टरिया में जाता है। आईवी नोड उसे थोड़ी देर रोक के रखता है, जब आर्टरिया कॉन्टैक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो करंट जो है वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तब तक
ब्लड जो आर्टरिया से वेंट्रिकल में जा चुका होता है और वेंट्रिकल पूरे डायलेट हुए होते हैं, तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये बाहर आ जाता है। तो इस तरह की ईसीजी कहा जाती है, जिसमें हम लोग इसे पी वेव कहते हैं जिस वक्त आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ये क्यूआरएस होता है कम्प्लेक्स, इसे जिस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो अगर आप लोग दूसरी तरफ आए, इसमें ये जो एसए नोड होता है, ये इसमें मल्टीपल कहें कि जो ऐसे नोड की जहाँ से वो नर्व जनरेट हो रही होती है, उस तरह के मल्टीपल हो जाते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन में। तो मल्टीपल जगह से जो है वो नर्व जनरेट हो रही होगी, उसके दो प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो आर्टरिया एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब एक तरफ वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो पूरा ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा। सेकेंडली, इसमें से ये जो इसमें से कोई अब ये नहीं होगा कि इधर वाली नर्व इधर से ट्रैवल कर गई एवी नोड से, या इधर वाली नर्व एवी नोड से ट्रैवल कर रही है। जिस वक्त इस तरह होगा कि कोई भी नर्व ट्रैवल कर जाएगी वेंट्रिकल में, तो पल्पिटेशन स्टार्ट होंगी कि एक जो रिदमिक हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वेंट्रिकल भी नहीं सही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ईसीजी जो है ना वो इस तरह आ जाएगी कि इधर अगर देखें वेंट्रिकल एक टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक खास, अगर देखें तो कुछ उसमें यूनिफाइड टाइम नहीं है। कोई भी उसमें से नर्व आती है, कोई भी उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट आता है, वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कभी का टाइम ज्यादा हो जाता है, कभी टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। और पी वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया पीछे कि कहीं कुछ ज्यादा हो जाती, कहीं कुछ कम हो जाती। जो एक प्रॉपर पी वेव एक खास टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, पहले वो ब्लड से भर जाए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो, रादर दैन इस तरह करके वो एक फिब्रिलेशन और फ्लटर की सिचुएशन रहती है, जिससे हार्ट का फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर नहीं होता। तो आगे हम इसे फर्दर स्टडी करते हैं क्यों कि अच्छा, इसमें जो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, क्योंकि आर्टरी पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो ब्लड जो है ना वो होम्योस्टेसिस जिसे कहते हैं, आप ब्लड रुक जाता है। ब्लड कहीं भी ऑर्गन में अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए या थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुक जाए, तो उधर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, अपनी जो प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से। तो इसका जो चाहे वो कम है साइड इफेक्ट के आर्टरिया में, जहाँ भी ब्लड पूलिंग हो जाती है उसकी, तो वहाँ पे वो कोगुलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है और क्लॉट बन जाते हैं। अगर ये क्लॉट अगर इधर से जाएं राइट वेंट्रिकल से, तो उधर जाएंगे लंग्स में पीई कर देंगे, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएंगे तो स्ट्रोक कर देंगे। तो ये दोनों इसे केयरफुली देखते हैं। और इस क्लॉटिंग की वजह से अगर इसको करेक्ट करना हो, तो पहले इसका इकोकार्डियोग्राम ट्रेकिया के थ्रू करते हैं, ट्रेकियल इकोकार्डियोग्राम के कोई क्लॉट तो नहीं है। अगर कोई क्लॉट ना हो तो उसके बाद फिर इसकी फिक्स करते हैं इसे। पर्टिकुलरली अगर 48 आवर से ज़्यादा हो जाए कि आप इसका नॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाएगा, तो वो जब वो पूरी तरह पंप करेगा तो क्लॉट भी साथ जाएगा। तो इसलिए अगर 48 आवर से ज़्यादा हो गया हुआ है टाइम, तो फिर उसको एंटीकोगुलेट मेडिसिन देते हैं पहले, या रूल आउट करते हैं उसे करके कि यहाँ पे कोई क्लॉट तो नहीं है। अगर क्लॉट नहीं है तो फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आगे फर्दर करते हैं, वो आगे डिटेल होगी इसकी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इसमें आ जाएगी। मैनेजमेंट में ये तीन चीज़ें इसमें दी जाती है। पहली फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, एंटीथ्रोम्बिक थेरेपी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है वो उसमें वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल आ जाएगा और रिदम कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉब्लम होते हैं। अगर आर्टरिया तो सही तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अगर हम वेंट्रिकुलर का रेट कंट्रोल कर लें तो थोड़े से सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। रिदम कंट्रोल कर लें, असल प्रॉब्लम तो जो है वो रिदम की होती है। तो जो सही करेक्ट करना चाहिए वो रिदम कंट्रोल ही करना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी थेरेपी कर लें तो उसमें डिफरेंस कोई नहीं है एज पर गाइडलाइन। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन है कि कार्डियोवर्जन मतलब फ्रॉम एबनॉर्मल हार्ट सिचुएशन, एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ द हार्ट टू द नॉर्मल हार्ट, इसे कार्डियोवर्जन कहते हैं। फ्लेकेनाइट वो आगे मेडिसिन देखे उनकी आगे है, प्रोपाफिनॉन फ्लेकेनाइट वो इस कैटेगरी में आ जाती है कि जो कि मेडिसिन देने से ही उसकी रिदम कंट्रोल और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है। एंटीथ्रोम्बिक थेरेपी उन लोगों के लिए देते हैं होता है, उन्हें परसिस्टेंट होता है
और उन्हें फिर परसिस्टेंट ही, क्योंकि पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है आर्टरिया में, कोगुलेट कर जाता है, तो उन्हें फिर लाइफ लॉन्ग एंटीथ्रोम्बिक थेरेपी पे रहना पड़ता है। आप इसे डिटेल में एंटीकोगुलेंट सेक्शन में स्टडी करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है, लो एनर्जी कार्डियोवर्जन, सेडेशन हाईली डिजायरेबल। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन बिल्कुल वही कार्डियोवर्जन होती है कि बीएलएस का कोर्स, अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो उसमें जो सिंकोपी के पेशेंट होते हैं जिसमें कार्डियक रेस्ट हो जाती है, उन्हें वापस करने के लिए वो AFib की डिवाइस लगाते हैं, डिफिब्रिलेशन डिवाइस लगाते हैं, जो होते हैं डिफरेंट जगह पे अवेलेबल भी होती है, वही बिल्कुल वही होती है। एवी नोड एब्लेशन वगैरह है कि एवी नोड एब्लेशन मीन्स कुछ जो टिश्यूज डैमेज टिश्यू होती हैं जो कि कई दफ़ा नर्व को स्लोली पास कर रही होती हैं और एक नया सर्कल जनरेट कर देती हैं, जिस वक्त उनसे वो पास हो जाती है उनको फिर एब्लेट कर देते हैं, मतलब या तो कोल्ड थेरापी से या हॉट थेरापी देके उन्हें कम्प्लीटली डेड कर देते हैं। कि अगर वो एबनॉर्मल परफॉर्म ना करे, बेटर है इससे कि एबनॉर्मल अगर कोई चीज़ परफॉर्म कर रही है तो उसे बेटर है कि वो डेड हो, कुछ भी परफॉर्मेंस ना दे, तो उसे ये कैथेटर डिवाइस के साथ पल्मोनरी वेन एब्लेशन, मोस्टली ये पल्मोनरी वेन जहाँ पे जा रही होती है वहाँ से भी ये नर्व जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है वहाँ, उस पॉइंट को भी, मतलब जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें के कि जहाँ से कोई नर्व जनरेट हो रही है उसको ये फिक्स करते हैं। आगे है वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल, जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें गोल हार्ट रेट, एक मिनट इससे मैं अगर देखूं कि अगर ये साइड पे हो जाए तो चले। वेंट्रिकल रेट कंट्रोल, क्योंकि हमने दो थेरापी पढ़ी थी कि आप वेंट्रिकुलर का रेट कंट्रोल करेंगे या रिदम कंट्रोल करेंगे। इसका जो स्पोर्ट थेरापी है आर्टियल फिब्रिलेशन में, गोल हार्ट रेट 80 बीट्स पर मिनट होना चाहिए रेस्टिंग हार्ट का, इज अ रीजनेबल इन अ सिम्टोमेटिक पेशेंट, क्लास 2 रिकमेंडेशन। इसमें कुछ इन्होंने गाइडलाइन पूरी लिखने के बजाय कि कुछ क्लास 2 है, क्लास 2B, क्लास 1 का ये होता है कि रिकमेंडेड है कि ये वाली थेरापी गाइडलाइन के मुताबिक फर्स्ट लाइन है, मतलब रिकमेंडेड है। 2A में आ जाएगा रीजनेबल टू कंसीडर, मतलब रीजनेबल किया जा रीजनेबल है थेरापी देने के लिए। क्लास 2B का मतलब ये होता है कि कैन बी कंसीडर, मतलब ये इन्होंने फिर वो साथ ये थेरापी जो है ना, ये कि कोई सिचुएशन ऐसी है तो उसके साथ इसकी क्या वैलिडिटी है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो साथ ये लिख देते हैं इन क्लास की बेस पे। तो ये क्लास 1, क्लास 2A, क्लास 2B मोस्टली होता है इसमें। A more lenient rate control resting heart rate less than 110 beats per minute may be reasonable in patients who are asymptomatic and have preserved ejection fraction. जिनमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो तो उनमें 180 बीट्स तक रेस्टिंग हार्ट रेट ए फिब्रिलेशन के केस में हम लोग दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल बीटा ब्लॉकर से देंगे, नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल और दिल्टायाज़म, ये दो जो इसमें यूज़ करती हैं हार्ट में। बाकी के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो उनका इफेक्ट पेरिफेरल होता है। डाइजॉक्सिन दे के रेट कंट्रोल करेंगे, अमियोडारोन दे के रेट कंट्रोल करेंगे। अमियोडारोन के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं मोस्टली, तो इसमें और भी जगह पे ये यूज़ होगी। तो ये थेरापी देके हम मोस्टली इसका रेट कंट्रोल करेंगे ताकि एटलीस्ट हार्ट पंप ब्लड को पूरा करे रादर दैन के ब्लड ही पूरा ना आ रहा हो। तो कुछ ना कुछ आर्टियल फिब्रिलेशन में ये फ़ायदा देंगी ड्रग्स। दूसरा रिदम कंट्रोल है। रिदम कंट्रोल के लिए एंटी रिदमिक चलेंगी, क्योंकि रिदम एंटी रिदमिक ये अलग से टॉपिक है, पूरा आप पढ़ लेंगे इसे एक्यूट केयर में एंटी रिदमिक का पूरा। लेकिन इसमें थोड़े से उनकी डिटेल है, वो दो सिर्फ क्लासेस को यूज़ किया गया। क्लास 1C एंटी रिदमिक जो फ्लेकेनाइड और प्रोपाफिनोन है, ये कार्डियोवर्जन में भी मोस्टली यूज़ होते हैं। और क्लास 3 एंटी रिदमिक्स हैं जो मिडारोन, सोटालोल, डोफिटिलाइड, ड्रोनाड्रोन, मोस्टली इसमें मिडारोन, सोटालोल और ड्रोनाड्रोन यूज़ होते हैं। फ्लेकेनाइड कैन बी कंसीडर फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर पेशेंट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। अगर उसको हार्ट को MI नहीं हुआ एंडोकार्डाइटिस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है
और कोई फिजिकल डैमेज नहीं हार्ट को, वो तो प्रोपाविनोन फ्लोकेनेट फर्स्ट लाइन है। प्रोफेन आल्सो डिस्प्ले सम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रॉपर्टीज। ये आगे फिर इनको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने का अभी थोड़ा टाइम नहीं है आगे, इसलिए मैंने बस इनके इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा है। आगे हम एफिप को मैनेज कैसे करते हैं। एक दो तरह की डिजीजेस हैं। एफिप दो तरह से हो सकता है। एक तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है, दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है। स्ट्रक्चरल में अगर नॉन स्ट्रक्चरल में अगर देखें तो दो तरह के है। क्रोनिक हार्ट डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, और दूसरा हार्ट फेलियर है कि हार्ट फेल हुआ हुआ उस वजह से फिब्रिलेशन हो रही है, तो उसकी थेरापी डिफरेंट है। और जो नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है उनकी थोड़ी डिफरेंट है। डोन डिजीज नॉन स्ट्रक्चरल में मोस्टली सारी मेडिसिन है, जैसे कि उसमें कहा फ्लेकेनाइट और प्रोपाफिनोन, ये फर्स्ट लाइन में आ जाएंगी। अगर इनसे नहीं ठीक हुआ तो फिर अमाइडोन हर एक में एक ऑप्शन होती है। दोनों इसकी इस तरह करके दो तरह हार्ट फेलियर और कॉर्नरी हार्ट डिजीज में अगर देखा जाए, हार्ट फेलियर है तो म्योडारोन और डोफेटेलाइट को प्रेफर करते हैं। अगर कॉर्नरी हार्ट डिजीज है तो डोफेटेलाइट, ड्रोनिड्रोन एंड सोटालोल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बीटा ब्लॉकर का इफेक्ट सोटालोल जो है ना वो भी देता है। मोस्टली इसमें बीटा ब्लॉकर तो इसमें यूज करते हैं हम लोग। कैथेटर एब्लेशन सारों का एक एंड पॉइंट होता है। किसी भी वक्त अगर वो फील करें कि ये जो जहाँ से एब नॉर्मल करंट जनरेट हो रहा है उसे फिक्स कर सकते हैं, तो वो कैथेटर एब्लेशन दे के उसे वो फिक्स कर सकते हैं। अमेडोरॉन की थेरापी उसके साथ भी देते हैं, उससे पहले बल्कि शुरू करवा देते हैं। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। इसमें आगे अगर देखें एंटीकोगुलेंट स्ट्रेटजी कैसे इसमें मैनेज करते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन में, कि अगर 48 आवर से लेस हुए हुए हैं तो एयर फिब्रिलेशन विदाउट एसी थेरापी, एंटीकोगुलेशन थेरापी हम आप जा सकते हैं। अगर 48 आवर से लेस हुए, प्री प्रोसीजरल जिस वक्त प्रोसीजर शुरू करते हैं उसे फिक्स करने का, जैसे आप डिफिब्रिलेशन का प्रोसेस गए, तो इनिशिएट एंटीकोगुलेंट थेरापी बिफोर एवरी कार्डियोवर्जन। हाँ, जो कोई भी कार्डियोवर्जन करनी हो तो उससे पहले आपने डिफिब्रिलेशन की थेरापी साथ शुरू कर देनी है। अनफ्रैक्शन हेपरिन लो मॉलिक्यूलर वेट अपिक्साबान लोडिंग डोज देने के बाद, उसके बाद कार्डियोवर्जन करनी है। इनिशियल पोस्ट प्रोसीजरल एसी थेरापी आपने हर एक को देनी है 4 वीक्स के लिए। और लॉन्ग टर्म एसी थेरापी बेस्ड ऑन चैडवास स्कोर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म उन्हें थेरापी देनी है कि नहीं देनी। अगर आर्टियल फिब्रिलेशन को 48 आवर से ज़्यादा हो गए तो फिर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस तो ये है कि आप उन्हें 3 वीक्स के लिए एंटीकोगुलेशन थेरापी दें और उसके बाद कार्डियोवर्जन करें। दूसरी अप्रोच ये है दूसरी अप्रोच ये है कि उसका इकोकार्डियोग्राम कर दें ट्रिकिया के थ्रू और देख लें कि क्लॉट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आगे प्रोसीड कर लें, अगर क्लॉट है तो पहले 3 वीक्स की उन्हें थेरापी दे दें। कार्डियोवर्जन करने के बाद सेम पोस्ट वीक की आपने उन्हें एंटीकोगुलेशन थेरापी देनी होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो एंटीकोगुलेशन थेरापी आपने फिर वही चैडवास स्कोर से देखना होता है। ये इसको आप डिटेल में चैडवास स्कोर को पढ़ेंगे एंटीकोगुलेशन थेरापी में, लेकिन मैं आप क्योंकि इसका जिक्र आ गया, इसे आप कैसे देखेंगे। ये बेसिकली इसके पैरामीटर्स हैं चैडवास। फर्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और left ventricular ejection fraction less than 40%. H stands for hypertension, A stands for age, D stands for diabetes, S के 2 पॉइंट हैं, स्ट्रोक के हैं, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है पहले। वेस्कुलर डिजीज भी, A फॉर एज, अगर 65 to 74 का 1 पॉइंट है, अगर 75 से ज्यादा है तो 2 पॉइंट है, एज 2 दफा यूज हुई है। उसके बाद सेक्स कैटेगरी फीमेल है तो उसका 1 पॉइंट है। उस बेस पे फिर आगे ये चूज करते हैं। अगर 1, उसमें डिटेल है एंटीकोगुलेशन में, अगर 0 to 1 है तो ज़रूरत नहीं होती किसी एंटीकोगुलेशन थेरापी की। अगर 2 मेन में है और 3 वुमेन में है तो फिर एंटीकोगुलेशन की थेरापी देनी होती है। तो ये बेसिकली इससे स्कोर कैलकुलेट करते हैं और एंटीकोगुलेशन की थेरापी का आगे डिसाइड करते हैं। क्लिनिकल केस 3 है, ये उसी से रिलेटेड है जो पीछे हमने अभी चैडवास स्कोर पढ़ा, और इसका यूजली क्वेश्चन आ जाया करता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका डाला। आप जिसके ज़्यादा क्वेश्चन
उसमें स्टडी करेंगे एंटी कोगुलेशन में। 78 years old man with a history of hypertension, peripheral artery disease। अब देखें कि अगर उसके रिलेटेड है तो आप शुरू कर दें। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का इसमें एक पॉइंट है, ये इसमें वेस्कुलर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट इसका ये हो जाएगा। 78 है, 2 पॉइंट इसके ये हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज इससे कंसर्न नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक आर्टियल फिब्रिलेशन है उसको, एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन आर्टियल फिब्रिलेशन है फॉर पास्ट मंथ। हिज थेरेपी इंक्लूड्स एस्पिरिन 325 milligram per day, lansoprazole 30 milligram every night, atenolol 50 milligram per day, lisinopril 10 milligram per day, atorvastatin 20 milligram per day. His vital signs include BP 132 over 72 millimeter mercury, heart rate 68 beats per minute, which is the best therapy for BW at this time। इसका स्कोर हो गया होगा 2 + 1 3। अगर वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन पे है तो 4 इसका हो गया होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन का पेशेंट है कि इसके बाद इसका 2 मेडिसिन लेने के बाद उसका जो है वो कंट्रोल है, लाइसिनोप्रिल और एटिनोलोल। तो इसका मतलब इसे हाइपरटेंशन स्टेज 2 है, स्टेज 2 में 2 मेडिसिन देते हैं। तो अगर है, वो कहता है कि ऐड लिथाज़म एंड वारफिन। लिथाज़म ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उसका हार्ट रेट पहले ही कम है, 68 रेंज में है, कम अगर नहीं भी है तो जब जिल्दाज़म ऐड करेंगे तो और कम हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐड डाइजॉक्सिन एंड इंक्रीज लाइसिनोप्रिल 20 मिलीग्राम पर डे, इसकी भी लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे हमने ने देखना है कि इसका आर्टियल फिब्रिलेशन है और एंटी कोगुलेशन थेरेपी से है कि नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा आर्टियल फिब्रिलेशन पे होगा, चैडवा स्कोर उसका अगर 3 2 है, मेल है, तो उसको एंटी कोगुलेशन थेरेपी पे होना चाहिए, इसका 4 है। डिसकंटिन्यू अटरवास्टेटिन एंड वारफिन एंड ऐड वारफिन। अटरवास्टेटिन को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी 75 ईयर्स प्लस है वो हाइपरलिपिडेमिक है या नहीं है, आपने उसे ये देनी है, आगे उस डिसलिपिडीमिया में आ जाएगा स्टैटिन। ऐड वारफिन एंड डिक्रीज एस्पिरिन टू 81 मिलीग्राम, ये इसका करेक्ट आंसर है कि 81 मिलीग्राम एस्पिरिन उन लोगों को देते हैं वारफिन के साथ भी जो कि हाई रिस्क पेशेंट होते हैं कोगुलेशन के, तो वारफिन तो देनी ही देनी है, तो उसके साथ एस्पिरिन भी अगर दे दें तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा डी। आगे हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है वो इसमें डॉक्टर साहब, जी सर। डॉक्टर साहब, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 1 minute बिफोर हाँ जी सर। स्टार्टिंग। हम्म, आज वैसे आपने काफी क्लियर कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से काफी आसान हो गए हैं। नहीं कोई नहीं। आ, हाँ जी, जी। देख लें। अच्छा सर, आपने नमाज के लिए कितने बजे जाना है? हाँ जी, बस अजान हो गई है। मैं अगर अभी भी चला जाऊं तो, क्योंकि अगर शुरू हो गया तो फिर 5 मिनट के बाद फिर स्टॉप करना पड़ेगा। हम्म, चलिए ठीक है, आप मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लें। सही, सही चले। मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ। अगर कोई है तो आप मजीद उनसे डिस्कस कर लें। और कि मेरा ख्याल है हम लोग 2 टॉपिक, इसके बाद एक डिसलिपिडीमिया का टॉपिक रह जाएगा, जी तो जी। वो हम देखने के बाद फिर इंशाल्लाह। जी जरूर सर। ठीक है। ओके जी। ठीक है सर, ओके, ओके सर। थैंक यू सर। जी, पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई फीडबैक है, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम अपने जो लेक्चर्स हैं इसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें वक्त के साथ साथ। इन द मीन वाइल हम ऐसा करते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं शेयर करता हूँ।
जी तो मीनवाइल डॉक्टर बिलाल हमें ज्वाइन करते हैं, हम उसके दौरान कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब सॉरी, मेरा माइक स्विच ऑफ था और मुझे नहीं पता था, मैं केसेस डिस्कस कर रहा था ऑलरेडी आप लोगों के साथ। तो मैं केस नंबर 3 की तरफ जाऊंगा, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। JM is a 65-year-old woman with a history of hypertension and poor medication adherence who present to her primary care physician with a shortness of the breath and markedly decreased exercise tolerance. And echocardiogram reveals LVEF of 65% with the diastolic dysfunction. JM's medication include extended release nifedipine and hydrochlorothiazide. Her vital signs include BP 128/78 and heart rate is 98. Her lungs were clear exhalation. Okay. I think so. This is already discussed by Dr. Bilal. I will jump to the next question. Yeah, thank you, Sumaya. BW is a 78-year-old man with a history of hypertension and peripheral artery disease. I think so. This is also discussed already. I will come to the question number 1 again. Yeah. 58-year-old woman with a history of hypertension, coronary heart disease, myocardial infarction. 4 months ago, dyslipidemia, present to the clinic with a follow-up. She has no worsening signs or the symptoms of the dyspnea or edema compared with her baseline. And echocardiogram reveals a left ventricular ejaculation fraction of 35%. She is in New York Heart Association class 3. Her medication include aspirin 81, fine metoprolol succinate 150 and atorvastatin 40 every night. Her vital signs include blood pressure is 138/80, heart rate is little bit low, 58 beats per minute. Her lungs are clear. Lab results are within normal limit. Give her history and physical examination. What is the best medication? Okay, current therapy. So continue the current therapy, initiate the digoxin, initiate spironolactone, or initiate lisinopril. What you people say? Yeah, guys, what you say? So we have 4 options: continue the therapy, initiate digoxin, initiate spironolactone, or lisinopril. C, okay. B, I'm sorry. C is initiate spironolactone, okay. What is B is initiate digoxin, fine, good. Anyone else? I think so. I mentioned something in the last when the doctor was discussing case. If you remember this, LVEF of 35%. Mehreen B, okay. LVEF of 35%. Anyone remember? Now I give a clue. Okay. Now I will jump to the answers. Yeah, the answer is D. You can see the patient HFrEF and NYHA class 3, probably secondary to her myocardial infarction 4 months ago, and is not receiving optimal heart failure therapy with an ACE inhibitor and beta blocker, making answer A incorrect. ACE inhibitors are considered the cornerstone of therapy for HFrEF because evidence shows that the slow the progression of heart failure reduces symptoms, hospitalization, mortality in the patient population. ACE inhibitor should be initiated in all the patient with HFrEF unless there is a contraindication. So there is no contraindication. Why you people are not choosing ACE inhibitor? So always remember, until the patient has no contraindication with ACE, we or ARBs, we cannot jump to other things.
if the patient is in half ref mean less than 40%. So I was mentioning you that was 35%. Am I right? Okay. We will jump to the question number 2. Yeah, question number 2 is also not explained by doctor. I will explain here. Thank you, Dr. Gul. You're welcome. GO is a 64-year woman with the New York Heart classification of 2, non-ischemic dilated cardiomyopathy, LVEF of 30%. She present to the heart failure clinic for the follow-up. Okay, 30%. Now, she is euvolemic, so she don't need any sort of to reduce the volume. Her medication include, so euvolemic means she's not symptomatic. Okay, her medication include enalapril 10 mg twice daily. Okay, furosemide 40 mg twice daily. Potassium chloride 40 milliequivalents twice daily. Her vital includes BP 130 by 88 and heart rate is 78. Her laboratory results are within normal limit. What is the best way? So patient is not symptomatically heart failure. Okay. Now tell me, what should we do? Should we continue the current therapy? Should we increase the enalapril? Or, okay, continue, Dr. Sarwat, and initiate cardiolol or initiate digoxin? As per the guideline, we have ACE inhibitor over there. We are using already, am I right? So he's saying we should double it. Gul, okay, initiate cardiolol. Dr. Gul, thank you. One more is Dr. Sarwat, Dr. Sumaya. Okay. Yeah, the answer is C exactly. Because what is in the, because the patient value is not good. See, patient is asymptomatic, guys, but still doesn't mean the patient is fine. Patient is not fine. His left ventricular ejaculation fraction is low still. So we are used that we are going to, you remember the doctor has explained that we have to go 2 ways. One is RAS system. RAS system is already done. The other is beta blocker, sympathetic nervous system. We have to cover that. So what is the actually how we are going to start for heart failure? We always start with the low and then we will go to the maximum. So this if it is 5 mg, like for example, if enalapril is 5 mg twice daily, then we will go to 10 mg because this is already on maximum. We cannot make it double. You understand? If we will make it double, what will happen? Anyone can tell me? If I will make it 20 mg, what will happen? Any adverse effect? Guys, give me a suggestion. Anything what you feel? Cough, hypotension. Okay. No, come to the point. Main thing. The patient is taking something, guys. Angioedema. Yeah, these are symptoms. Good. Angioedema. Patient is taking something also. Patient is taking potassium. Can he be a patient of hyperkalemia? Exactly. So if hyperkalemia, then the patient can go toward arrhythmias. So this is very important. We are not going to exceed the limit. So limit is 10 mg. Enalapril twice daily, that's fine. It's fine. The patient is already fine. So next is to add a beta blocker. Then is to add a digoxin. Okay. So no, we're not going to jump the digoxin directly. So question number 3 and 4 is already explained by the doctor. I will go in between. So guys, this is the way you have to solve the cases. It will give you a lot of experience. If you people can sit together and you will solve the cases, this will give you a very good just a minute, I think so. Yeah,
Yeah. Okay, this is patient case number 3. So this will give you a very good discussion. Like discussion is very important, and you should know, the doctor was telling you, remember, Dr. Bilal was telling, आपने ये जरूर करना है कि ये क्यों नहीं हो सकती, इसी बेस पे आपने रिजेक्ट करने हैं, तो आपने रिजेक्ट करने ऑटोमेटिकली एक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने रिजेक्ट करते रहना है कि ये ए इस वजह से रिजेक्टेड है, बी इस वजह से रिजेक्टेड है। तो अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। एलएस इज अ 48-year-old वुमेन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आपको बताया था कि अगर इतनी लंबी स्टेटमेंट हो ना तो वी विल जंप टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। कहता व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मैक्सिमाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अब आपको पता लग गया कि हार्ट फेलियर को मैनेज करना है, तो अब आपने कंसंट्रेट किस पे करना है, हार्ट फेलियर पे। आपको पता लग गया क्वेश्चन कहाँ से आया, हार्ट फेलियर से आया, तो आखिरी लाइन पहले पढ़ने का ये फायदा होता है। तो 48-year-old woman with alcohol-induced cardiomyopathy. Her most recent LVF is 20%. Her daily activities are limited by dyspnea and fatigue, symptomatic and New York Heart Association of class 4. Her medication include lisinopril 40 mg daily. Okay, furosemide 40 mg twice daily. Cardiolol 12.5 mg twice daily. Okay, spironolactone is there. Digoxin is there. She has been stable for dose for the past month, and her most recent laboratory result is including sodium 140, potassium 4, chloride 105, bicarbonate 26. Okay, BUN is 12, serum creatinine 0.8, fine glucose 98, calcium is this, phosphorus is this, magnesium is this, digoxin is 0.7 nanogram per ml. She weighed 69 kg and her vital signs include BP 112 by 70 and heart rate is 68. She has normal breath sounds and no pedal edema. Pedal edema is not there. What is the best approach for maximizing the management of her heart failure? Increase the cardiolol to 25 mg twice daily. Increase lisinopril to 80 mg per day. Increase spironolactone, okay, and increase digoxin. So, अच्छा, आप अब इसको किस तरह देखेंगे? Okay, Dr. Sarwat is asking, in heart we use 3 beta blockers. Can you explain the basic reason? In heart failure, we only use the 3 beta blockers. Yeah, we are using the 3 beta blockers. It's not in my mind till now. I will discuss with Dr. Bilal and I will answer, because as per my opinion is that normally these are the guidelines, the basic base depend upon the evidence-based results. You understand? No? Yeah, normally we are using no, that Rifat, she's talking about all over. Okay. ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो आते हैं तो उनसे भी पूछते हैं, अगर उनके ज़हन में होगा इसका जवाब तो वो उनसे पूछते हैं। हेलो, Dr. Gul, can you switch off your mic? Yeah, thank you. अच्छा, अब इस पेशेंट को हम कार्डियोलोल बढ़ाएं, लिजिनोप्रिल दें, रिजिनोप्रिल बढ़ाएं, इसकी स्पाइरोनोलेक्टोन बढ़ाएं या डाइजॉक्सिन बढ़ाएं, तो डाइजॉक्सिन के लेवल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल क्या होता है? नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आगे आप। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, एक आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इन द मीनवाइल? जी जी। सवाल ये है कि 3 किस्म के बीटा ब्लॉकर ही हार्ट में क्यों यूज किए जाते हैं, मतलब बाकी सारे क्यों नहीं किए जाते? कार्डियोलोल नॉर्मली किया जाता है, अगर आपको याद हो बाइसोप्रोलोल किया जाता है, और ये मेटोप्रोलोल सक्सिनेट किया जाता है, जी। बाकी क्यों नहीं किए जाते? असल में इनके ना ये जो हैं 4 हैं बेसिकली, इनकी ज्यादा है
इन पर स्टडी ज्यादा हुई हुई है और इनकी मोर्टेलिटी कम है। इस वजह से इन चारों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बाकी उसमें जी भी जी कार्बिडिलॉल की जो ऑप्शन है वो ड्यूल है कि ये नॉन सेलेक्टिव है। कार्बिडिलॉल और मिटोप्रोलॉल ये दोनों नॉन जी सेलेक्टिव हैं, ये अल्फा 1 को भी करते हैं। फिर जी उस जी जी उस सिनेरियो को उसको भी देख लेते हैं कि इसको वेजो कंस्ट्रिक्शन की कितनी जरूरत है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्ट कितना है इसका, वेजो रिलैक्सेशन की कितनी जरूरत है। तो इन दोनों को फिर जज कर लेते हैं कि दोनों में से एक क्लास को चूज करना होता है, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है कार्बिडिलॉल और मिटोप्रोलॉल, और जो दूसरा है वो सिलेक्टिव है बेसोप्रोलॉल और वो जो और कौन सा है, ये जो दूसरा एटिनोलोल वगैरह ये यूज होते हैं। तो इनके इनको पहले जज करते हैं कि दोनों में से कौन सा चूज करना, और ज्यादा स्टडीज इन पे हुई हुई है। उसमें बस एक लाइन ही लिखी है इन्होंने एसीसीपी के बुक में भी कि जी जी ये ज्यादा मोर्टेलिटी रिड्यूस करने में, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म में मोर्टेलिटी रिड्यूस ज्यादा एविडेंस बेस्ड करते हैं। स्टडी इसको सपोर्ट करती है, जो जी मतलब मेरे जहन में था आंसर। जी ऐसा ही है कि मतलब इनको ये स्टडी मोर्टेलिटी रिड्यूस करने में ये ज्यादा इनका रोल है, तो इस वजह से ये चारों यूज करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट। जी इट्स ऑलरेडी इन रिकॉर्डिंग। सही से। हाँ जी, ये वाला केस हमारा रिसेंटली हो गया था कि हमने इसमें वारफरिन ऐड करनी है, साथ एस्प्रिन 81 मिलीग्राम डोज रिड्यूस कर देनी है जी कि डन सर। और नेक्स्ट अब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जी सर, हाइपरटेंशन। और वैसे भी एक और बात मेरे जहन में आई है कि वारफरिन के साथ जिस वक्त भी एस्प्रिन देते हैं उसकी डोज 75 टू 100 मिलीग्राम तक की स्टडी है। इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर दोनों देंगे तो एक प्राइमरी हेमोस्टेसिस मतलब जो प्राइमरी कोगुलेशन है उसे रोक रही है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दे रही है। दूसरी जो है वो सेकेंडरी जो के कोगुलेशन का है प्रोसेस, उसको रोक रही है कि मतलब वो फैक्टर पे जाके इफेक्ट कर रही, मतलब फाइब्रिनोजन वगैरह वो नहीं बनने दे रही। तो दोनों अगर रुक जाएंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए इनके साथ वारफरिन के साथ जो एस्प्रिन की डोज है ना वो 81 मिलीग्राम होगी, वो उससे ना वो ज्यादा नहीं फिर देंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन में हम लोग आए थे। हाइपरटेंशन हायर ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसमें हैविंग एन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मर्की, इसकी आगे क्लासिफिकेशन सारी आ जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उससे ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर आपको है, हाइपरटेंशन है। Having been told at least twice by physician or other healthcare professional that one has hypertension, फिजिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने कईयों को बता दिया है। पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए है कि वो लोग मानते ही नहीं है कि उन्हें कोई हाइपरटेंशन है, इस तरह की कोई डिजीज़ है। और क्योंकि साइलेंट किलर समझ लें आप इन्हें, जब तक अनटिल अनलेस कोई मेजर इवेंट ना हो जाए तब तक हाइपरटेंशन को लोग इजी लेते हैं, अनटिल अनलेस को हेडेक है या लाइट हेडेडनेस है कई दफ़ा, तो उस वो सिम्टम है तो उन्हें ट्रीट करेंगे, नहीं तो हाइपरटेंशन अनटिल अनलेस हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि जब तक कोई उन्हें बेड पे ना लिटा दे वो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बगैर। तो हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ है जो साइलेंटली आपको स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो दो तरह की हाइपरटेंशन है, प्राइमरी है और असेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कोई ना कोई कॉज होता है, लाइक कोई आइडेंटिफाइएबल कॉज है बॉडी में कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है। कोई ना कोई कॉज है, जिसका कोई कॉज नहीं होगा वो एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होगी। वो 90% यही होती है सोसाइटी में। उसके फैक्टर हो सकते हैं, कई कंट्रीब्यूटर अल्कोहल है, टेक कर रहा है, ओबेसिटी है, मतलब सोडियम इनटेक ज्यादा है, तो उसका कॉज है कि मतलब उन्होंने ज्यादा सोडियम लिया हुआ, इस वजह से कोई हाइपरटेंशन है, तो वो प्राइमरी उसका जो नो आइडेंटिफाइएबल कॉज जो होगा वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आएगा। जिनका कोई भी कॉज उसका है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। अब इन्हें बेनिफिट कितने हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे ये पॉइंट
decrease risk of stroke by 35 to 40%, decrease risk of MI by 20 to 25%, decrease risk of heart failure by 50%. मतलब हार्ट फेलियर 50% रिड्यूस हो जाता है अगर हाइपरटेंशन उन्होंने शुरू में कंट्रोल कर लियो। हमने तो कंडीशंस देखी थी कि मतलब इसमें एक में जो रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में फ्लॉपी हार्ट हो जाता है, वो जिस वक्त मैक्सिमम हार्ट फैल जाता है, मतलब अपनी कैपेसिटी पे मैक्सिमम पे चला जाता है डायलेट होने पे, अगर उससे मजीद भी होता रहे तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है कि उन्हें आगे से रेजिस्टेंट मिल रही होती है, हार्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम फिर हार्ट फेलियर हो जाता है। तो उसमें हाइपरटेंशन भी एक मेजर रीज़न है। क्लासिफिकेशन ये सेम उधर भी है बुक में, केसीसीटी इधर भी शेयर, ज़रा कलरफुल मुझे पिक्चर मिली तो वो मैंने शेयर कर दी। नॉर्मल पहले ये रिसेंटली उन्होंने अपडेट की है 2015 में 17 में, उससे पहले जो इसमें हाइपरटेंशन में आ गया हुआ है एलिवेटेड में, वो पहले नॉर्मल था 129 तक 90 तक नॉर्मल था। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें नॉर्मल 80 लेस देन 80 है और लेस देन 120 नॉर्मल है, अगर इससे कुछ भी एक्सीड कर रहा है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाएगा। कि अगर वो 120 से 129 तक है तो एलिवेटेड है, और अगर 80 से 89 है तो वो स्टेज 1 में आ जाता है हाइपरटेंशन की। आइसोलेटेड भी सिस्टोलिक आइसोलेटेड भी हाइपरटेंशन होता है, उनका ये होता है कि डायस्टोलिक नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरा 130 टू 139 होता है, उन्हें आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कह देते हैं। आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी फॉल कर रहा है, अगर 80 टू 89 है, चाहे इधर 129 है, वो स्टेज 1 में आ जाएगा। तो कोई एक कॉलम फुलफिल करना ज़रूरी है और उन्हें वो स्टेज दे देंगे। हाई ब्लड प्रेशर में जो आ जाता है 140 और हायर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 90 और हायर जो है ना वो स्टेज 2 में आ जाता है। स्टेज 1 में 1 मेडिकेशन होगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, स्टेज 2 में 2 मेडिकेशंस होती हैं, स्टेज ये रूटीन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाता है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वगैरह आ जाते हैं, ये 180 से एक्सीड कर जब ब्लड प्रेशर और 120 से एक्सीड कर जब डायस्टोलिक, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, उस वक्त उन्हें इमरजेंसी में जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। आगे हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टॉपिक तो काफ़ी लंबा है लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो उसमें इसलिए सिर्फ इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। हाइपरटेंशन इनिशियल मेडिकेशन ऑफ चॉइस बेस्ड ऑन द डिजीज, के हाइपरटेंशन के साथ क्या है। अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है तो एस आर्ब्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थायराइड दे दिए जाते हैं। जैसे कि हमने उस वक्त लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था, एल्बुमिन यूरिया जिस वक्त होता है तो उसमें एस और आर्ब्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये क्रोनिक किडनी डिजीज में भी हम लोगों ने ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ये क्योंकि डायबिटीज़ के साथ भी प्रोटीन यूरिया हो जाता है, वो जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि वो जो बेस होती है वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाती है शुगर की वजह से, और उससे तो प्रोटीन जाना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ में भी हो जाता है, सीकेडी में भी हो जाता है, उसमें तो पड़ा ही था। उसमें भी एस और आर्ब्स पेशेंट्स विद एल्बुमिन यूरिया के साथ दिए जाते हैं। स्ट्रोक और ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक में थायराइड प्रेफर करते हैं, एस और आर्ब्स दिए जाते हैं। कॉर्नरी डिजीज में बीटा ब्लॉकर्स हर एक पेशेंट को देते हैं। कॉर्नरी हार्ट डिजीज में, कॉर्नरी हार्ट डिजीज बेसिकली वेजो जो आर्टरी कॉर्नरी आर्टरी होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आ रही होती, पूरी ऑक्सीजन नहीं आ रही होती ब्लड को, तो हार्ट का काम कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स हमेशा देते हैं। एस और आर्ब्स साथ ऐड करते हैं कॉर्नरी डिजीज में। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में, जैसे कि हमने उधर पढ़ा कि हर एक बंदे को हार्ट फेलियर में पर्टिकुलरली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में आस और बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स या ये तो सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे ना, रेनियन एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टॉप कर रहे हैं। तो दूसरा बीटा ब्लॉकर्स आ जाएंगे एज लीडर देते हैं। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में डायूरेटिक साथ देते हैं अगर हाइपरटेंशन उसे है तो। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब उसका जो है आउटपुट, कार्डियक आउटपुट वो है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम है, तो उसमें डायूरेटिक प्रेफर करते हैं कि ब्लड का टोटल वॉल्यूम कम किया जाए। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर गया उधर से, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पॉइंट उसमें, जो हार्ट फेलियर में था
कि बेसिकली हार्ट फेलियर मीन्स पंप ब्रेक हो गया। कई दफ़ा लेफ्ट आइसोलेटेड हार्ट फेलियर भी होता है, राइट आइसोलेटेड हार्ट फेलियर भी होता है। हमने देखने के लिए कि लेफ्ट नहीं काम कर रहा या राइट नहीं काम कर रहा, तो ये देख लेना चाहिए कि किस सेक्शन से पहले वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर गया है। कि ज़ाहिर-सी बात है, जब पंप ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जहाँ से वो वॉल्यूम उसमें आ रहा होता है, जहाँ से पानी उसमें आ रहा होता है, तो उससे पहले कूलिंग हो जाती है। तो यही इसी तरह अगर लंग्स में कूलिंग हो गई है मोस्टली ब्लड की, तो इसका मतलब है कि लंग्स से सीधा जा रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होता है। इस तरह करके अगर ब्लड बॉडी में कूलिंग हो गई है ब्लड की, तो वहाँ से जा रहा होता है राइट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की फेलियर जिस वक़्त होती है, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि कहाँ से है। अगर यूजुअली इससे ये करते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है मोस्टली जिस वक़्त लंग्स में पूलिंग हो जाती है, पेशेंट बैठने पे रिलैक्स फ़ील करता है एज़ कम्पेयर टू लेटा हुआ हो। क्योंकि बैठने पे जो ब्लड होता है वो लंग्स की बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है, फिर भी सरफेस एरिया होता है ब्रीथ करने के लिए। लेकिन अगर लेट जाता है तो जो वॉल्यूम होता है वो पूरे लंग्स में फैल जाता है और सही तरह से वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो जिस वक़्त बैठते हैं तो वो रिलैक्स फ़ील करते हैं। और क्रैकल्स वगैरह की साउंड आती है जिस वक़्त जो लंग्स में वॉल्यूम हो जाता है। यूजुअली इसको लंग्स से बॉडी में स्विच कर देते हैं वेज़ोडाइलेटर दे के, तो पर्टिकुलरली ये सिचुएशन वक़्ती तौर पर रिलीव हो जाती है दोनों। रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन जिस वक़्त होता है या प्रिज़र्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन होता है, तो उसमें ये यूज़ करते हैं। डायूरेटिक से मुझे ये याद आ गया। अच्छा, क्लिनिकल केस नंबर 4 है जी, 55 इयर्स ओल्ड व्हाइट फीमेल। अच्छा, अमेरिकन सोसाइटी में रेस ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे व्हाइट और अफ्रीकन के लिए कई दफ़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। आपने क्वेश्चन में जिस वक़्त पर्टिकुलरली मेंशन किया जाए व्हाइट या ब्लैक, इन दोनों को केयरफुली देखना है, क्योंकि इन बेस पे भी थेरेपी जो होती है वो चेंज होती है कई दफ़ा। तो अमेरिकन, क्योंकि वो ये टेस्ट होता है वो अमेरिकन अपने लेवल पर का बनाते हैं कि जैसे कि उनके नेशनल दे रहे हैं। हालाँकि इस चीज़ को उन्हें ख़्याल करना चाहिए कि पूरी दुनिया को उस तरह के मसले-मसाइल नहीं है जिस तरह के वो हैं, पर्टिकुलरली जैसे उनके रूल्स रेगुलेशन वो देते हैं ज़्यादा। वो अपने रूल्स रेगुलेशन उठा के दे देते हैं। हर कंट्री के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन अब अपने अगर क्वालीफाई करना है तो फिर आपको ज़रा देखना पड़ेगा उनके ये एक्स्ट्रा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उन्होंने व्हाइट किया तो आपने इसको व्हाइट को भी कंसीडर करना है कि व्हाइट फीमेल है, अफ्रीकन नहीं है। Who was recently admitted to the hospital with acute myocardial infarction, MI हुआ, which was treated with stent. She has a past medical history of hypertension, GERD. She is visiting your clinic today for management of her cardiovascular medication. Her vitals today include BP 152 over 86, ये ज़्यादा है, स्टेज 2, स्टेज 3 में आ जाएगा, स्टेज 2 में आ जाएगा। हाई and HR 82, her labs are uh, including सोडियम 140 नॉर्मल है, पोटेशियम 4.3 भी नॉर्मल है, 5 तक जा सकता है 3.5 से। सीरम क्रिएटिनिन 1 है। हर करंट मेडिकेशन रेजिमेन इंक्लूड्स क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम डेली, एस्पिरिन 81 मिलीग्राम। ये ड्यूल प्लेटलेट थेरेपी तो चलेगी 6 मंथ तक, स्टेंट डला है तो। एट्रोस्टेटिन 40 मिलीग्राम, उसके एमआई के बाद ये भी जस्टिफाइड है। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच टू मैनेज हाइपरटेंशन। अब उसको हाइपरटेंशन है उसे मैनेज करने के लिए क्या है। अब देखें कि इसके अंदर अगर मेडिकेशन में हम लोग देखें तो हाइपरटेंशन के लिए तो उसके पास कोई मेडिसिन ही नहीं ले रही वो, और ये स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है, इसमें तो 2 मेडिसिन होनी चाहिए एक की बजाय। तो पहले नंबर पे तो हम देखेंगे कि स्टेज 2 का है और 2 मेडिकेशन होनी चाहिए। तो जिन एक-एक मेडिकेशन है उनको तो वैसे ही रिमूव कर देना लिस्ट से। कार्बिडोल मोनोथेरेपी और लिसिनोप्रिल मोनोथेरेपी को वैसे ही निकाल दें, क्योंकि स्टेज 2 में 2 मेडिसिन होनी चाहिए। तो अब 2 ऑप्शंस रह जाती हैं हमारे पास, लाइसिनोप्रिल और मिटोप्रोलोल है एंड अम्लोडिपिन और मिटोप्रोलोल है। अब ये जो मैंने ऊपर रेस का मेंशन किया था, अब ये व्हाइट है, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इतने इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए इसमें ये फिर ये भी क्वेश्चन इधर से निकल जाएगा। अगर यही इधर अफ्रीकन फीमेल होती तो इसकी ऑप्शन सी हो जानी थी,
क्योंकि ये वाइट है, इस वजह से इसके ऑप्शन ऐड लिसिनोप्रिल एंड बिटाप्रोल है, क्योंकि इससे 2 मेडिकेशन होनी चाहिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर को एस या बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट करते हैं, तो ये दोनों इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट सर अगर एस इनहिबिटर के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता लिसिनोप्रिल प्लस एम्लोडिपिन, तो वो जी कैसा कॉम्बिनेशन था? सर, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो मैंने वही मेंशन किया कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो अफ्रीकन जो लोग हैं उनमें ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो ये अगर वाइट की वजह अफ्रीकन होती तो उसे ये दिया जाता है, ये वाइट में इतने इफेक्टिव नहीं है, उधर ये लाइसिनोप्रिल देते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा, dyslipidemia is an abnormal level of cholesterol and other lipids can लिपिड्स जो ब्लड में जमा हो जाते हैं, ये उसे डिस्लिपिडीमिया कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है, लो वेट एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड्स, ये जिस वक्त ये फिर प्लेक बनाते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक कॉर्नरी आर्टरीज को या ब्रेन में आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर किसी हिस्से को ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, तो फिर उस वजह से फिर आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इसकी डिस्लिपिडीमिया का टॉपिक इसलिए इसके साथ उन्होंने रखा हुआ। तो गोल ऑफ थेरेपी ये है रिड्यूस सीवी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करना होता है डिसलिपिडीमिया का। वैसे जितना मर्जी बढ़ता रहे ब्लड पे, वो इतना ज़्यादा अनटिल अनलेस किडनी पे ना अफेक्ट करे और वो और कोई इनकी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। अचीव एलडीएल सी गोल व्हेन अप्रोप्रिएट। नॉन फार्माकोलॉजिकल रिकमेंडेशन इसमें होंगी कि मतलब डाइट आपने चेंज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल इंटेक जो उस सोसाइटी में लेते हैं उन्हें कम करना है, वो सारी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, फैट सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने हैं। ये सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल रिकमेंडेशंस उसमें डिटेल से या बुक में लिखी हुई हैं। फार्माकोलॉजिकल रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। थेरेपी रिकमेंडेशंस आर डिवाइडेड इनटू द पेशेंट मैनेजमेंट ग्रुप। इन्होंने आगे ये अब काफ़ी इन्होंने आसान कर दिया डिस्लिपिडीमिया का। जब हमने पढ़ा था तो इतनी ज़्यादा पर्टिकुलरली जिस वक्त कॉलेज वगैरह में, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था डिस्लिपिडीमिया का टॉपिक। मुझे याद आता कि मोस्ट कम्प्लेक्स था। इन्होंने अब आसान कर दिया है कि ASCVD अर्थ अर्थ ये है इसको 1 मिनट। ASCVD प्रिवेंशन ये एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं और उस बेस पे फिर इनको थेरेपी जो है ना वो मोस्टली डिसाइड करते हैं पेशेंट्स में। सीवियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो, उसमें डायबिटीज मेलाइटस हो, उसमें देना पड़ता है प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे भी देना पड़ता है कि अगर MI वगैरह हो गया उसके बाद उन्हें स्टेटिन की थेरेपी पे लगा देते हैं कि उसका जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिस्लिपिडीमिया का है। फर्स्ट इनिशिएट स्टैटिन थेरेपी इफ इंडिकेटेड। सबसे पहले नंबर पे तो स्टैटिन की थेरेपी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये अब जनरल गाइडलाइंस है, 3 स्टेप ही हैं। ये 3 स्टेप अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका जो है ना वो सारा इसी की बेस पे जो होती है वो कर रही होती है। किसी भी पेशेंट को सबसे पहले स्टैटिन थेरेपी शुरू करनी, हाई इंटेंसिटी मैक्सिमली टॉलरेटेड डोज बिफोर एडिंग नॉन स्टैटिन थेरेपी। स्टैटिन थेरेपी कैसे ऐड करनी, किस लेवल पे जाके ऐड करनी है, वो आगे टेबल वगैरह वो इसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड नंबर पे एजिथ्रोमाइब ऐड कर देना अगर स्टैटिन थेरेपी से वो वाले रिजल्ट नहीं आए जो कि डिजायर्ड थे, तो उसके बाद एजिथ्रोमाइब सेकेंडली ऐड कर देते हैं। थर्ड जो है ना वो कंसीडर PCSK9 इनहिबिटर। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बेसिकली ये PCSK9 जो है वो एक प्रोटीन होती है जो कि लिवर पे वो वाले रिसेप्टर जो LDL को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, समझ ले, ये उन रिसेप्टर को ख़त्म कर रही होती है PCSK9। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटी इनहिबिटर जो होता है PCSK9 को
खत्म कर देता है या उसे स्टॉप उसका फंक्शन कर देता है, तो वो वाले रिसेप्टर जो कि ब्लड से एलडीएल को क्लियर कर रहे थे वो बढ़ जाते हैं। तो ये रिसेंटली ऐड हुई है थेरेपी, पहले जिस वक्त हमने पढ़ा था उस वक्त ये नहीं थी। अच्छा, ये एथेरोस्क्लेरोसिस वेस्कुलर डिजीज का ये स्कोर कैलकुलेट करते हैं पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन के थ्रू, और इस बेस पे फिर आगे वो थेरेपी जो है ना वो स्टैटिन की या एज़िथिमाइब की देनी है, वो कैसे उसे किस लेवल पे देनी है वो फिर डिसाइड करते हैं। ये जो पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस वेस्कुलर डिजीज का रिस्क 10 इयर्स का कैलकुलेट करती है। इसके ये 9 फैक्टर्स हैं कि ये वाले फैक्टर्स डालते हैं, इसके इनको कैसे इनका क्या-क्या स्कोर है इसका कुछ क्लियर नहीं है। इसका यूजुअली ऐप अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसमें जाके डाटा एंटर करें तो कैलकुलेट करके खुद ही आपको स्कोर दे देगा। इसमें सेक्स है, एज है, रेस है, टीसी ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर हाई बीपी, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकर, ये सारे इसमें डालेंगे तो खुद ही आपको जब स्कोर का रिजल्ट आ जाएगा, अगर 5% से लेस है तो लो रिस्क है, 5 to 7.5 है तो बॉर्डर लाइन है, 7.5 to 20% है तो इंटरमीडिएट रिस्क है, अगर 20 से ज्यादा तो हाई रिस्क है। तो इस बेस पे आगे हम लोग जो है ना वो थेरेपी इसको वो चूज करेंगे, इसलिए ये इसको मैंने पहले शेयर कर दिया ये इसको इक्वेशन को, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस वेस्कुलर डिजीज का रिस्क कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर पे ये ऊपर देखें पेशेंट मैनेजमेंट ग्रुप किस जो पेशेंट है वो किस ग्रुप में आ रहा है, कि बाद में स्टैटिन थेरेपी और एजिटेमिब थेरेपी और PCSK9 इनहिबिटर को कैसे ऐड करना है वो सारा आगे है। अगर देखें पेशेंट मैनेजमेंट ग्रुप को पहले मैं आपको दिखा दूं, ASCVCD ASCVD का स्कोर है, उसके बाद अगर ये इस बेस पे अगर आप कर रहे हैं तो कैसे देखेंगे, उसके बाद सीवियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है, उस बेस पे आप कैसे एंटर करेंगे, और डायबिटीज मेलाइटस है, उस बेस पे उसके पेशेंट्स को आप कैसे स्टैटिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, और प्राइमरी प्रिवेंशन है कि मतलब एज अ प्रोफिलैक्टिकली आपने देना है तो उसे कैसे देखें। दूसरा थोड़ा सा मैं कलर्स की स्कीम को एलेबोरेट कर दूं कि ये जो लाइट ग्रे है मतलब ऑफ वाइट समझ लें, क्लास 1 को है कि स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आपने स्टार्ट करना ही करना है, ये रिकमेंडेड थेरेपी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था ये जो थोड़ा सा डार्क है ये 2A है, मॉडरेट रिकमेंडेशन है, थेरेपी इज रीजनेबल, मतलब थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, रीजनेबल है। तो क्लास 2B जो है ये वीक रिकमेंडेशन है, थेरेपी में भी कंसीडर, आपकी चॉइस है, आप स्टार्ट कर दें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट आप देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2B की जो रिकमेंडेशन है वो वीक है, तो इसी बेस पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इनके कलर्स का। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं कि अगर ASCVD रिस्क बेस पे अगर आप चल रहे हैं तो अगर वेरी हाई रिस्क है मतलब 20 पे है, मतलब हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल मेजर ASCVD इवेंट और मेजर इवेंट प्लस जो भी है, तो हाई स्टैटिन थेरेपी से आपने स्टार्ट करता है विदाउट एज डिफरेंस, ये रिकमेंडेड है। इसी तरह करके अगर नॉट वेरी हाई रिस्क है तो फिर एज को देख लेना, मीन्स अगर 10% तक है ASCVD स्कोर, तो लेस देन 75 अगर एज है तो हाई इंटेंसिटी थेरेपी स्टार्ट करनी है, अगर ग्रेटर देन 75 है तो मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी करनी है, क्योंकि स्टैटिन जो है इनका लिवर पे इफेक्ट होता है, रेब्डोमाइलोसिस काज करते हैं, तो इस वजह से एज को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं इसमें कि पहले ही एज के साथ फंक्शन थोड़े कम हुए थे। आगे फिर एजिटेमिब थेरेपी का इसमें स्टार्ट करनी है, अगर LDL-C ग्रेटर दैन और 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हैं, उससे नीचे नहीं आ रहे, तो फिर एजिटेमिब थेरेपी आपने स्टार्ट कर देनी, ये रिकमेंडेड है हाई रिस्क पेशेंट में। और अगर दूसरा अगर हाई रिस्क नहीं है तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कर देनी चाहिए, अगर रिकमेंडेड नहीं है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है कि फिर अगर उसके बाद भी एजिटेमाइब भी ऐड किया है, उसके बाद भी अगर वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और नॉन HDL सी जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, फिर आपने PCSK9 थेरेपी की तरफ जाना, ये उसकी रिकमेंडेशन है। अगला दूसरी क्लास जो सीवियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया की है, इस बेस में भी जिस वक्त आप ऐड करते हैं तो इसमें इसने
20 से 75 तक की एज को कंसीडर किया। इसके लिए सीधा ही मैक्सिमली टॉलरेटेड डोज जो स्टैटिन थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस तरह करके अगर उसका रिजल्ट इस लेवल पे आएगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर एज़िटिमाइब थेरेपी देनी है। अगर PCSK9 की थेरेपी के लिए आपको ये वाली डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड डायबिटीज मेलाइटस की है। डायबिटीज मेलाइटस में आपने एज बेस पे थेरेपी चूज करनी है। 20 to 39 है, 40 to 75 है और एज ग्रेटर देन 75 है। 20 to 39 के लिए मे बी रीजन है जो थर्ड ऑप्शन है कि जो डार्क कलर का, कि मे बी कंसिडर रिस्क वर्सेस बेनिफिट देके आप देख सकते हैं। जो 40 to 75 में मॉडरेट स्टैटिन थेरेपी जो है ना वो स्टार्ट कर देनी इसके रिकमेंडेड है। हाई इंटेंसिटी के अगर आपको लगता है ज़्यादा बेनिफिट है हाई इंटेंसिटी का, तो हाई इंटेंसिटी शुरू कर देते हैं। अगर उसका कोई रिस्क नहीं है तो 10 इयर्स वेस्कुलर स्कोर एजिटिमाइब भी दे देनी चाहिए। अगर 10 ईयर स्कोर कैलकुलेट करें तो 20 से ज़्यादा है। इसी तरह करके 75 से ग्रेटर है तो कंटिन्यू प्रीवियसली इनिशिएटेड स्टैटिन थेरेपी, जो 75 ईयर होने से पहले कोई अगर ले रहा है तो उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है। कि और दूसरे नंबर पे इनिशिएट थेरेपी इफ बेनिफिट आउटवेज द रिस्क, वही रिकमेंडेशन है। उससे प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे जिस वक्त देते हैं कि जिसमें ऑलरेडी हाई है उसमें सिर्फ रिस्क बेस पे देते हैं, क्योंकि अगर रिस्क हाई है तो अगर लेस है तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो इफ रिस्क enhancer is present, consider moderate intensity statins। इसमें मॉडरेट शुरू कर देंगे 5 to 7.4% तक। 7.5 से 19% तक जो है वो रिकमेंडेड है कि अगर इतना रिस्क है तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी थेरेपी रिकमेंडेड चॉइस है। और हाई रिस्क पे हाई इंटेंसिटी थेरेपी जो है ना वो रिकमेंडेड चॉइस है। इस तरह करके इन्होंने आसानी से क्लासेस में डिवाइड करके कर दिया। वैसे उसके बाद फिर डॉक्टर जो हैं वो बाकी के मेडिकेशन जो हैं वो उनको देखते हैं कि बाकी के जो के आयन एक्सचेंज रेजन हैं, फिनोफाइब्रेट्स वगैरह हैं, वो कैसे ऐड करने। वो भी टॉपिक लंबा हो जाना था, तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने इसमें कर दी। तो ये केस है लास्ट। MM is 63 year old white woman who just finished 6 months of diet and exercise for dyslipidemia। मतलब जो पहली उन्होंने जो रिकमेंडेशन है वो वैसे ही पूरी कर ली हुई है। She has history of hypertension, diabetes mellitus and asthma। उसकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज मेलिटस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और अस्थमा। She smokes 1 pack of cigarette and drinks 3 beers per day। Again, risk factors हैं for hyperlipidemia। Her mother had hypertension and suffered an MI at age of 42। Family history भी है। Her father had hypertension and diabetes mellitus। फादर की तरफ से भी रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री। हर मेडिकेशन और एल्बिट्रॉल मीटाडोज इनहेलर, लाइसिनोप्रिल, metformin, linagliptin, and calcium carbonate antacids। Her vital signs include BP 134 over 84 millimeter mercury, and her heart rate 75 beats per minute। Her laboratory results are as follow: LDL 38, HDL 38 ऑलमोस्ट ठीक है, 40 से above हो तो ज़्यादा अच्छा है। LDL-C 134 है, हालांकि 63 ईयर्स की एज में जो है इसे लेस देन 75 होना चाहिए। मिलिग्राम नंबर डेसिमल। ट्राइग्लिसराइड 186 है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 209 मिलीग्राम है। हीमोग्लोबिन A1C 8.6 है, ये भी डायबिटीज। हर पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन एस्टिमेट्स 10 ईयर ASCVD को 27.8%। ये मतलब हाई रिस्क में पेशेंट आ रहा है। तो हाई रिस्क में पेशेंट आ रहा है, साथ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स भी हैं। एज 75 से अगर ज़्यादा हो तो लिमिटेशन है, लाइक इस फर्स्ट स्लाइड में देखें कि जिसमें 75 अगर इवन उसमें भी ESCVD स्कोर जब हाई रिस्क में आ जाता है तो हाई इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी ही आपने शुरू करनी है, और गोल आपका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है। अगर ये भी देखें और से ये लास्ट वाला हाई रिस्क में हाई इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी आपको पे रखनी चाहिए, और LDL-C गोल लेस देन
50% होना चाहिए और ये 75 ईयर से लेस है। अगर 75 ईयर से ज़्यादा हो तो फिर आप इनको कोई और चीज़ उसमें तो रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो इनिशिएट लो इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी ये भी नहीं होगा, इनिशिएट मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी ये भी नहीं होगा, इनिशिएट हाई इंटेंसिटी स्टैटिन ये कंसीडर होगा, और इनिशिएट हाई इंटेंसिटी स्टैटिन प्लस एजिटिमाइब। हालांकि कंडीशन ये कह रही है कि इस वक्त एजिटिमाइब भी दे देना चाहिए जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जिस वक्त चाहे जितने भी रिस्क फैक्टर है आपने सबसे पहले नंबर पे स्टैटिन थेरेपी शुरू करनी है। उन्होंने एजिटिमाइब कंसीडर करने के लिए डिफरेंट आगे बाद में ऑप्शंस हैं कि अगर उससे कम 70 मिलीग्राम डेसिलीटर से कम नहीं होगा, उसके 3 महीने के बाद एवेल्युएट करें दोबारा, अगर उससे कम नहीं हुआ तो फिर स्टैटिन एजिटिमाइब ऐड करेंगे। अदरवाइज आपको एज पर गाइडलाइन एजिटिमाइब इस वक्त ऐड नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा ये सेशन यहाँ तक ही था। चैप्टर तो बहुत लंबा था, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो ऐड की जाएं, क्योंकि बाकी की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी अगर आपने पहले से पढ़ी हुई हैं कोई चीज़ें और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you very much, Dr. Bilal, for very comprehensive